हाँ, तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का नवीन क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आप लोगों को विशेष आग्रह पर बच्चों के, ठीक ना, बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का मैथ, ठीक ना, को जा रहे हैं चैप्टर वाइज बताने, ठीक ना। और इसको आप लोग देखिएगा डेली, जब तक बीटीसी का जो ये सेकेंड सेमेस्टर का मैथ का पूरा चैप्टर नहीं खत्म होगा, ठीक ना। पूरा वीडियो हम डालेंगे, इसको देखिएगा आप लोग, ठीक ना। और इसमें जो है, जो लेसन 1 है, चैप्टर 1 है जो, वो एलसीएम और एचसीएफ से है, ठीक ना। लोअर कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसे ये सब आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। लेकिन इसको जो है एग्जाम में कैसे पूछता है और कैसे हमको लिखना है, ठीक ना, इसको जो है हमको क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसको आप लोग को एकदम विधिवत बताएंगे, ठीक ना। और आप लोग इसे समझने का क्या करिएगा, प्रयास करिएगा और पढ़ने का भी प्रयास करिएगा, ठीक ना। क्योंकि इससे जो है आप लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि अगले ही महीने में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग इसमें जो चैप्टर वाइज बताएंगे, आप पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक ना। तो आइए चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पर। इसमें जो है सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं, ठीक ना, कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो इसमें जो है हमको बस एक लाइन लिखना है कि वे संख्याएं, ठीक ना, वे संख्याएं, ठीक ना, जो एक से कटे, एक से कटे एवं क्या, स्वयं से कटे। कटे का मतलब विभाजित हो, ठीक ना। वे संख्याएं जो एक से विभाजित हो एवं स्वयं से विभाजित हो, ठीक ना, वह क्या कहलाती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक ना। जैसे अगर उदाहरण में हम लिखें, ठीक ना, जैसे 2 लिखेंगे, ठीक, और 2 के बाद क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक ना। 3 के बाद 5 लिखेंगे, 5 के बाद 7 लिखेंगे, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 और 13 के बाद 19, ठीक ना। यहाँ तक ये संख्याएं हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। यहाँ से आप लोग को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देगा कि 2 जो है क्या है, ठीक ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को ये देगा, ठीक ना, दूसरा क्वेश्चन आप लोग को क्या देगा कि एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, ठीक ना, एक अभाज्य है कि भाज्य है, ठीक ना। तो एक न भाज्य है न क्या अभाज्य है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ से हमारा जो इसकी अभाज्य संख्या का परिभाषा बन रही है कि वे संख्याएं जो एक से विभाजित हो एवं स्वयं से विभाजित हो। तो एक से विभाजित हो रहा है, लेकिन स्वयं का मतलब क्या, एक ही ना है, तो इसलिए एक को न भाज्य कहेंगे ना अभाज्य कहेंगे, ठीक ना। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब 2 को हम मान रहे हैं कि क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये समझ में आप लोगों को आना चाहिए कि यह जो है एक से कट रहा है और किससे, एक से और क्या, स्वयं से। तो एक से तो कट ही रहा है, लेकिन 2 से भी कट रहा है, इसलिए यह क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे 3 है, 3 को 1 से कटाएंगे तो कट जाएगा, और फिर 3 को 3 से भी कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 5 की भी हालत वही है, 7 की भी हालत वही है, ठीक ना। और 11 की भी हालत वही है कि 1 से कट जाएगा, लेकिन फिर 11 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा।
इसके बाद देखते हैं भाज्य संख्या। क्या देखते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है ना, भाज्य संख्याएं। ठीक, तो भाज्य संख्याएं में हमको आएगा वे संख्याएं जो, ठीक ना, एक से कटे, ठीक ना, एक से विभाजित हो, एक से विभाजित हो, ठीक ना, एक से विभाजित हो, ठीक ना, और स्वयं से विभाजित हो। किससे? स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, और किसी अन्य संख्या से क्या हो? संख्या से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक ना, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, क्योंकि दो जो है, दो किस में आएगा? भाज्य संख्या में आएगा। ठीक ना, दो जो है अभाज्य संख्या में आएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा? 4, 4, 6, 8, 10, ठीक ना, इसके बाद 12। यहाँ से ये संख्याएं हमको क्या मिलेगी? भाज्य संख्या, क्योंकि ये नियम कर रहा है कि वे संख्याएं जो एक से विभाजित हो एवं स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो 4 को देखते हैं। 4 एक से विभाजित है और 4 से विभाजित है और 2 से विभाजित है। ठीक ना, 6 को देखते हैं। 6 एक से विभाजित है और 2 से विभाजित है और 6 से विभाजित है। ठीक ना, इसी तरह 8 देखते हैं। 1 से विभाजित हो जाएगा, फिर 8 स्वयं से विभाजित हो जाएगा और 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक ना, तो ऐसे जो है आप लोग इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा अपवर्तक और क्या? समापवर्तक। ठीक ना, तो अपवर्तक का मतलब होता है विभाजक। ठीक ना, अपवर्तक का मतलब क्या होता है? विभाजक। जैसे ऐसी संख्या, ठीक ना, इसको लिखेंगे ऐसी संख्या, ठीक ना, जो दी हुई संख्या को, ठीक ना, दी हुई संख्या को पूरी क्या करते? पूरी विभाजित करें। ठीक ना, विभाजित करें। ठीक ना, उसे क्या करते हैं हम? अपवर्तक कहते हैं। ठीक ना, अपवर्तक कहते हैं। ठीक, तो इसमें हमारा आ जाएगा, जैसे दे दिया कि 12 का अपवर्तक क्या होगा। ठीक ना, तो 12 का अपवर्तक 1, 2, 3, 4 और क्या होगा? 6 और कितना? 12। ये जो है 12 का क्या है? अपवर्तक। ठीक ना, ऐसी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं को पूरी क्या कर दे? विभाजित कर दे, उसे क्या करते हैं? अपवर्तक करते हैं। और अपवर्तक का अर्थ क्या होता है? विभाजक। ठीक ना, मतलब काट देने वाला। ठीक ना, अब आ जाएगा हमारा समापवर्तक। ठीक ना, समापवर्तक होता है, अपवर्तक और समापवर्तक में बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक ना, कि जैसे सम्मिलित संख्या हो, जैसे एक संख्या थी 12, ठीक ना, और इसमें दे देगा 2, 3 संख्या। सम्मिलित संख्याओं को विभाजित करने वाला जो अपवर्तक होगा वही क्या कहलाएगा? समापवर्तक। इसको हम लिख सकते हैं, ठीक ना, कि ऐसे अपवर्तक जो, ठीक ना, सम्मिलित संख्याओं को
विभाजित करें, ठीक ना, या पूरी 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 क्या करें, विभाजित करें, उसे क्या कहते हैं, उसे समापवर्तक कहते हैं, ठीक ना। इसका अर्थ क्या होता है, उभयनिष्ठ, ठीक ना, उभयनिष्ठ। जैसे उसमें था विभाजक और इसमें क्या है, उभयनिष्ठ। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे 8 हो गया, ठीक ना, 8 16 8 12 और क्या 16, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 8 का तो अभी निकाले थे, नहीं 12 का निकाले, तो 12 का निकाले थे हम 1 2 3 4 6 और क्या 12। तो 8 का हम उससे निकालेंगे 1 2 4 और क्या 8। इसी तरह 16 का निकाल लेंगे 1 2 4 और क्या 8 और 16। इसमें समापवर्तक क्या क्या होगा, ठीक ना, क्या होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक पूरे में मिल रहा है, एक और 2 पूरे में मिल रहा है, ठीक ना, और 4 पूरे में मिल रहा है। तो इसका समापवर्तक क्या होगा, 1 2 और क्या 4, क्योंकि 3 पूरे में नहीं मिल रहा है, 8 पूरे में नहीं मिल रहा है, तो इसका समापवर्तक क्या होगा, ठीक ना। तो 1 2 और 4, ठीक ना। अभी जो है लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ है, तो इसमें लघुत्तम समापवर्तक के बारे में देखते हैं, ठीक ना। अभी हम समापवर्तक पढ़े हैं, अपवर्तक पढ़े हैं, ठीक ना। तो इसमें लघुत्तम समापवर्तक का मतलब ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या है, ठीक, वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक ना, वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक ना, जो 2 या 2 से अधिक, जो 2 या 2 से अधिक अधिक संख्याओं से क्या हो जाए, संख्याओं से विभाजित हो जाए, संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, अब उसे क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसको अंग्रेजी में एलसीएम कहते हैं, ठीक ना, लोअर कॉमन फैक्टर। तो जैसे मान लीजिए लसन निकालने की विधि, ठीक ना, जैसे दे दिया कि 4 6 और 10 का, ठीक ना, क्या निकालिए, लसन निकालिए, एलसीएम। 4 6 और 10 का क्या निकालिए, लसन निकालिए। तो इससे मतलब सबसे पहले छोटी छोटी संख्या कोई लेते हैं, ठीक ना, उससे घटाते हैं। तो इससे इन सबको कोई संख्या ले लेंगे, कोई संख्या का मतलब कि सबसे पहले 1 से तो सभी कटेगा, तो 1 के बाद बढ़ेंगे, 2 से घटाएंगे, 2 दूनी के 4 और 2 तीन 6 और 2 पाँचे 10, ठीक ना। इसके बाद देखेंगे कौन कट रहा है, तो 2 तो कटेगा ही, 2 से एक बार में ये कटेगा, ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 5। अब 3, ठीक ना, 3 1 का 3 5 हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 5, ठीक ना, 1 1 1। अब इसका 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12 और 12 बचे कितना 60, ठीक। तो 4 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ठीक ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको जो है हमको इसे प्रूफ करना है कि वह छोटी छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो ये 60 जो है, जैसे 60 में हम भाग देंगे किससे, 4 से, तो 15 चौको 60 कट जाएगा। फिर 60 में भाग देंगे किससे, 6 से, 6 दाह में 7 कट जाएगा। और फिर 60 में भाग देंगे किससे, 10 से, 10 छक्का 60, ठीक ना, कट जाएगा। यानी कि 60 कट गया,
तो 60 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक ना। तो वह छोटी से छोटी संख्या है, ठीक ना। इससे बड़ी संख्या और हो सकती है, ठीक ना, जैसे 60 के बाद 120 भी हो सकती है, लेकिन एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए, ठीक ना, जो तीनों संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक और देख लेते हैं, ठीक ना। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, आप लोग लाइन पर रहिएगा, ठीक ना। 10, 15, 20 क्योंकि कर लेंगे 10, ठीक ना, और 12 और कितना 16, ठीक। तो इसको हम कटा देंगे, किससे कटेगा, सबसे पहले 2 से कटाएंगे, 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 2 4 8 और 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 2 के 4, 3 और ये 5 तो आएगा ही, ठीक ना। ये 2 से 1 3 5, फिर 3 से कटेगा 1 1 5, फिर किससे कटे 5 से, तो 2 2 के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48 और 48 में 5 का गुणा कर देंगे, 5 8 40 को 0 4 और 5 4 को 20 4 24, यानी कि 240 आएगा, ठीक ना। और इसको 240 से 10 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 12 से भाग देंगे तो कट जाएगा और 16 से भाग देंगे तो कट जाएगा, ठीक ना। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए महत्तम समापवर्तक देखते हैं, ठीक, महत्तम समापवर्तक, ठीक ना, HCF, ठीक ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें जो है देगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को, जो दी हुई संख्या को, ठीक ना, पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे, ठीक ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे, वह क्या होता है, मसा होता है, यानी कि HCF होता है, ठीक ना, या महत्तम समापवर्तक कहलाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो देखिए इसमें जो है, जैसे मान लीजिए हम दे देते हैं कि 6 8 और 10, ठीक ना। तो 6 8 10 का जो मसा आएगा, ठीक ना, तो वो जो है यहाँ पर सिद्ध करेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को क्या करता है, पूर्णतः विभाजित करता है, ठीक ना। और लसा में क्या था कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक ना, जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए, दी हुई संख्याओं से जब विभाजित होगा तो वो क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा, और जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करेगा वह क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF, ठीक ना। आ रहा समझ में, जैसे यहाँ पर दे दिया कि 6 8 10, तो इसको जो बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित करेगी वह क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, ठीक ना। और जो लसा था उसमें जो छोटी छोटी संख्या थी और वो जो दी हुई संख्याओं को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोगों को एलसीएम निकालने की और HCF यानी कि मसा निकालने की 2 विधि होती है, एक होती है भाग विधि, ठीक ना, ये क्या होती है, भाग विधि, और एक होती है गुणनखंड विधि, ठीक ना, गुणनखंड विधि। तो जैसे 8 10 और क्या है 4 6 8 10, 6 8 10 है ना, इसका जो है 2 विधि है मसा निकालने का, भाग विधि और एक क्या, गुणनखंड विधि। तो इसमें गुणनखंड विधि क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए लसा निकालते हैं, बस सेम उसी तरह का तरीका होता है, जैसे 2 से घटाएं कितना है, भाग विधि गुणनखंड विधि, जैसे हो गया 6 ना, तो 6 जो है किसका किसका गुणनखंड है, ठीक ना। तो 6 को हम घटाएंगे तो 2 से कटेगा, 2 3 6 और
3 का 3, फिर क्या था 6, 8 और 10 था ना, 6, 8, 10 था, तो 8 का फिर निकालेंगे 2, ठीक है, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 के 4, फिर 2 से, ठीक ना, और फिर 10 का निकालेंगे 2 5 10 और 5 1 5। अब यहाँ लिख लेंगे कि 6 बराबर 2 गुणे 3 यहाँ है ना, और फिर 8 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर 10 बराबर लिखेंगे कि 2 गुणे 5। तो इन सब में मिल कौन रहा है 2 मिल रहा है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ इसमें सब में कौन है 2 है, तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा मौसा बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको भाग विधि से लगा लेते हैं, देखते हैं, ठीक ना, भाग विधि से अगर देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या में उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे, तो 6 से अगर भाग देंगे 8 में तो कितना आ जाएगा 6 का 6 आ जाएगा 2, और इसको यहाँ पर रख लेंगे 6 2 3 6 कट गया। अब 2 से भाग देंगे किस में 10, 2 5 10, ठीक ना, तो कट गया, लास्ट में क्या बचा 2। इससे ये गुणनखंड विधि है, कौन सी विधि है गुणनखंड विधि, और ये कौन सी विधि है भाग विधि, ठीक ना। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक ना। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास भेजिएगा, ठीक ना, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है पढ़ाने में, ठीक ना, और इसे अच्छी तरह से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, ठीक ना, क्योंकि अब आप लोगों का एग्जाम नज़दीक आ गया है, ठीक ना। थैंक यू, धन्यवाद।